शुद्ध की बात की थी। अपराहन, अपराहन, पूर्वाहन, पूर्वाहन, ये चार शब्द अंतिम कक्षा में हमने यहां तक छोड़े थे। ये देखो सर, ये सभी शब्द जो हैं ये महत्वपूर्ण है। ये सर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो ये शुद्ध अशुद्ध में पूछे जाते हैं और ये इधर वाले शब्द क्या है, अशुद्ध है। एक दीर्घ स्वर संधि में पूछे जाते हैं। यहां से बातें तीन हैं। एक तो शुद्ध अशुद्ध शब्द शुद्धि में ये बात होगी, इसके साथ ही ये बात होगी किसमें, दीर्घ स्वर संधि में, और एक बात होगी वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड जिसे आप कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये तीन जगह बातें पूछी जाती हैं और यहां से एक तो दीर्घ स्वर संधि है, पुनः बात करें, शब्द शुद्धि है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। किरण लिख लेना, रुक जाइए। देखो सर, संधि की बात करें तो मध्य धन अहन, मध्य धन अहन, अहन पर्याय है सर दिन का। अहन किसका पर्याय है, दिन का। दिन का, दिन के बीच का भाग जो है वो कहलाया क्या, मध्याह्न। ए और ए मिलकर क्या बना गए, आ। लेकिन एक समस्या आपको नजर आ रही होगी, रजनीश जी अच्छे लग रहे हैं, शानदार। इधर देखिए, एक समस्या नजर आ रही होगी कि यहाँ तो नए हलंत है, यहाँ तो हलंत क्या है, नए, लेकिन जब हमने मध्याह्न लिखा तो हलंत क्या लिखा है, नए हलंत वाला हमने क्या बना, अशुद्ध में, अशुद्ध। नए हलंत वाला हमने क्या बना, अशुद्ध। कारण क्या है सर, कारण यह है कि भाषा के अनुसार व्याकरण है, न कि व्याकरण के अनुसार भाषा। एक बार बोलिए आप, अहन बोलिए, अहन। क्या नए का सर आप पूरा उच्चारण कर रहे हैं, नहीं सर। अब बोलो मध्याह्न, मध्याह्न। क्या हे का पूर्ण उच्चारण कर रहे हैं, क्या हे का उच्चारण थोड़ा सा हो रहा है, मध्याह्न। जैसे एक बार बोलिए हल, हे का पूर्ण उच्चारण होता है, लेकिन मध्याह्न में क्या है का पूर्ण उच्चारण होता है, नहीं होता। इसलिए अहन में तो आता है नए हलंत, लेकिन जब मध्याह्न लिखेंगे तो हलंत क्या आएगा, है, और संधि विच्छेद करेंगे तो नए क्या आएगा, हलंत। याद रखना। इसी प्रकार से अपर धन अहन, अपर मतलब आगे का, अहन दिन के आगे का भाग कहलाया क्या, अपराहन। ए और ए मिलकर क्या बना गए, आ। यहाँ नए हलंत है और यहाँ है हलंत होगा, किसके कारण, भाषा के कारण। किसके कारण, भाषा के कारण। और पूर्व धन अहन से बनेगा सर शब्द क्या, पूर्वाहन। अब ये बात तो हुई दीर्घ स्वर संधि की। ये वन वर्ड में पूछे जाते हैं, ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सर, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है, वन वर्ड में पूछे जाते हैं। हर भर्ती परीक्षा में दो बातें हमेशा पूछी जाएंगी, दो बातें हमेशा पूछी जाएंगी। एक तो दिशाओं के नाम, एलडीसी 2018 के 4 पेपर भी देख लेना। मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, यदि आप वास्तव में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, यदि सर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, यदि वास्तव में आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं और वास्तव में उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं जिसे सरकारी नौकरी कहते हैं, और जीवन को यदि सुखमय करना चाहते हैं, तो यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसको आप परीक्षा के पेपर में टटोलो सर। यदि नहीं मिल रहा है तो पढ़ाने वाला सही नहीं पढ़ा रहा है। यदि परीक्षा में प्रश्न आ रहा है फिर उत्तर नहीं दे पा रहे तो भी पढ़ाने वाला सही नहीं पढ़ा रहा है। ये आकलन सब खुद करेंगे आप। केवल फीस जमा कराने से, विनायक में एडमिशन लेने से, किसी अन्य कंपटीशन क्लासेज में एडमिशन लेने से सिलेक्शन हो सकता है क्या सर, नहीं हो सकता। आपको खुद को जागरूक बनना पड़ेगा, आपको अपने लिए मरना पड़ेगा, आपको अपने सपनों के लिए जीना पड़ेगा। यदि आप ये सब कर सकते हैं तो वो पद, वो मुकाम, वो नौकरी है आपकी, वरना किसी और की। इधर देखो, एक दिन में सर घंटे कितने होते हैं, 24। एक दिन में घंटे तो सर कितने होते हैं, 24। और एक दिन में सर प्रहर होते हैं 8। एक दिन में प्रहर होते हैं कितने सर, 8। हम बोलते हैं सर पहर और होता है सर क्या, प्रहर। जैसे हम बोलते हैं हिरण और होता है हरिण। बोलते तो क्या है, हिरण, और होता है क्या, हरिण। जैसे सर हम बोलते हैं आर्द्र और होता है सर आर्द्र। क्या होता है, आर्द्र, 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 और बोलते क्या है, आर्द्र।
होता है प्रत्यय और बोलते क्या है? प्रत्यय। होता है अव्यय और बोलते क्या है? अव्यय। क्यों? क्योंकि भाषा शिक्षण के कितने सोपान? 4 बार बता चुके हैं। तो एक दिन में घंटे तो कितने? 24। और एक दिन में प्रहर कितने सर? 8। तो सर 4 प्रहर तो दिन के हैं, 4 प्रहर तो किसके हैं? दिन के हैं। और सर 4 ही प्रहर किसके हैं? रात के। 4 प्रहर दिन के और 4 ही प्रहर किसके हैं? सुबह की शुरुआत मानी जाती है सर 6 से। अब देखो एक बार बताओ, एक दिन में घंटे तो कितने? 24। प्रहर कितना? 8। तो एक प्रहर कितने घंटे का? 3 घंटे का। धन्यवाद। 8 3 24। 8 3 24। तो एक प्रहर कितने घंटे का होगा जी? 3 घंटे का। एक प्रहर कितने घंटे का? 3 घंटे का। तो पहला प्रहर जो है वो 6 से 9, इसे कहते हैं सर पूर्वाहन। इसे क्या कहते हैं? पूर्वाहन। संधि पूछे तो दीर्घ स्वर संधि, ए और ए मिलकर क्या बना गए? पूर्वाहन पूछे तो कहेंगे किसे? दिन का पहला प्रहर। दिन का पहला प्रहर वो क्या कहलाया? पूर्वाहन। संधि पूछे तो दीर्घ स्वर संधि। फिर दूसरा प्रहर 9 से 12। 9 से 12 ये सर है मध्याह्न। ये कौन सा है सर? मध्याह्न। मध्याह्न मतलब मध्य धन अहन, दिन के बीच का भाग क्या कहलाया? मध्याह्न। दिन के बीच का भाग क्या कहलाया? मध्याह्न। ये कल परसों पटवार में पूछा गया था, पटवार मेंस में। कोरोना काल के बाद में लगी होगी पटवार मेंस। 24 अक्टूबर 2021। हाँ धन्यवाद, मुस्कुराइए। तो उसमें पूछा गया था कि मध्याह्न किसे कहते हैं? तो पूर्वाहन के ठीक बाद वाला प्रहर क्या कहलाता है? मध्याह्न। और फिर तीसरा प्रहर है 12 से 3, ये है सर अपराह्न। संधि पूछने पर दीर्घ स्वर संधि अपराह्न अहन। और मध्याह्न के ठीक बाद वाला प्रहर क्या कहलाया? और तीसरा प्रहर 3 से 6 ये कहलाया सर सायंकाल। कौन सा काल? सायंकाल। और यही एक महत्वपूर्ण बात है, सायंकाल से सूर्यास्त से ठीक पहले का समय कहलाता है सर कौन सी बेला? गोधूली। गोधूली बेला। अपनी संस्कृति चारागाही संस्कृति है। मैडम जी क्या सोच रहे हैं? नहीं, गलत बात। नहीं सोच नहीं, हाँ कयास मत लगाइए आप। क्या नाम है? क्या नाम है जी? सुनीता जी। समझ रहे? सुनीता जी की सही वर्षा जी। तो बरसना मत, अभी रुको थोड़ा सा, फिर बरसना। अभी वैसे तो मौसम तो कह रहा है बरस रहा हूं। हाँ धन्यवाद। देखो मुस्कुराओ। तो एक दिन में घंटे कितने? 24। एक दिन में प्रहर कितने? 8। एक प्रहर कितने घंटे का? पहला प्रहर 6 से 9 पूर्वाहन, 9 से 12 मध्याह्न, 12 से 3 अपराह्न, 3 से 6 सायंकाल। और सायंकाल से सूर्यास्त से ठीक पहले का समय क्या कहलाएगा? क्यों कहलाया? अपनी संस्कृति चारागाही संस्कृति है। पहले जब चरवाहे आते थे, गांव का जो आंगन होता था वो मिट्टी का होता था, ब्लॉक नहीं बिछे हुए थे, मिट्टी का आंगन होता था। गाय की पदचाप से धूल उड़ती थी, वो धूल पूरे आसमान में छा जाती थी और वो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को क्या करती थी? नष्ट करती थी। आज भी जहां गाय रहती है, देखो कहते ही तुरंत लोग खड़े हो जाते हैं, आज भी जहां गाय रहती है वहां कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। ये गाय की शक्ति है सर। ठीक है। फिर 4 प्रहर किसके? रात्रि के। पहला प्रहर 6 से 9, इसे कहते हैं सर प्रदोष। ये उपवास भी आता है सर। यस सर। प्रदोष का एक महिलाएं करती है, उपवास भी आता है। ठीक है। फिर दूसरा प्रहर है सर 9 से 12, इसे कहते हैं सर निशित। क्या कहते हैं सर? निशित। इसी से बना है निशा। रात्रि का जो निशा नाम का पर्याय है वो किससे बना है? निशित। और यही वो प्रहर है जिसमें नायक नायिका को बाहर लेकर जाना चाहता है। चलती है क्या? 9 से 12। ये वो दिन वाला नहीं है, वो क्या है? रात वाला। हाँ मुस्कुराइए। फिर अगला प्रहर है 12 से 3, ये है सर त्रियामा।
इस प्रहर का नाम क्या है? त्रियामा। यहाँ एक सर बात विशेष निकलेगी, यम के दो अर्थ हैं। यम के कितने अर्थ हैं सर? एक तो सर है यमराज, यम है हम, और यम का अर्थ एक प्रहर भी है। यम का एक अर्थ क्या है? त्रि उपसर्ग आता है किसके लिए? तीन के लिए। त्रि उपसर्ग किसके लिए? तो रात्रि का तीसरा जो प्रहर है वो क्या कहलाया? त्रियामा। त्रियामा, यम मतलब प्रहर, तीसरा प्रहर कौन सा? 12 से 3, नाम क्या रहा? और अगला प्रहर 3 से 6, इसे कहा गया उषा काल। ये कितने प्रहर हो गए एक दिन के? 8। बताओ क्लियर है क्या? रुकना, एक बार रिपीट कर रहे हैं। फिर स्वर संधि की जो स्थितियां थी सर वो कितनी थी? 3। कौन कौन सी थी? पहली स्थिति थी ए या आ के बाद, ए या आए, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ। और इस स्थिति के कुछ उदाहरण हमने देखे हैं, कुछ देखे हैं, कुछ उदाहरण देखे हैं अपन। दूसरी स्थिति है सर ई या ई के बाद में, क्या है? ई या ई, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ई। पहचान किससे होगी सर? मात्रा से। कल की कक्षा में भी हमने बात की है, लिख लेना, रुक जाओ देवियों सज्जनों, रुक जाओ। पहचान दीर्घ स्वर संधि किससे है? मात्रा से। सभी स्वर संधि जो है पांचों की पांचों, उसकी पहचान है मात्रा से। उ या उ के बाद में सर क्या है? उ या उ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? उ। पहचान फिर किससे? और एक स्थिति और है संस्कृतानुसार, री के बाद में क्या है सर? री, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? री। और री का दीर्घ रूप केवल प्रचलित है किसमें? संस्कृत में। नहीं है किसमें? हिंदी में। प्रचलित है केवल किसमें? संस्कृत में। ये अपन स्टार लगा के अपन लिख रहे हैं, मतलब अपन पढ़े भी तो भी कोई समस्या नहीं है, ना पढ़े तो भी कोई समस्या नहीं। इधर देखना, अपन पहली स्थिति के कुछ उदाहरण ले चुके हैं, दूसरी स्थिति पर चल रहे हैं अपन। ई या ई के बाद में क्या है? ई या ई, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? और इस संधि में या इस स्थिति में और इस स्थिति में नंबर 2 और 3 में सबसे ज्यादा समस्या होती है कि ई या ओ की मात्रा छोटी आती है कि या बड़ी आई, संधि विच्छेद। और आज के बाद में कभी समस्या नहीं होगी यदि अपन अच्छे से समझेंगे तो। 4 बातें समझेंगे, जीवन में कभी समस्या नहीं होगी। उससे पहले एक छोटा सा उदाहरण है, अति धन इव। अति धन इव, पहले तो देखो क्या दीर्घ स्वर संधि है क्या भाई? है भाई। संधि में जिन दो ध्वनियों में मेल होता है वे 2 ध्वनियां होती कौन सी है? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या रही है सर? ई। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि ई। और वह का वह रहने देते हैं, क्योंकि अपने को तो 2 ही बातें चाहिए, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि। ये इधर वाले दिख रहे? धन्यवाद। ई के बाद में ई आ रहा है, ये नियम लागू हो रहा है सर? यस सर। इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे? ई बड़ा, बाकी का समीकरण होगा सर जो का। अब एक बात बताओ सर, इस एक स्थिति में भी 4 स्थितियां हैं क्या? यस सर। इस एक में भी कितनी स्थितियां हैं? 4। ई के बाद में ई आ रहा है, दोनों की जगह ई दीर्घ लिखेंगे, ई लिख दिया, और बाकी का समीकरण होगा जो का जो। अब किसी भी स्वर रहित व्यंजन के बाद में कोई स्वर आता है तो आगे आने वाले स्वर रहित व्यंजन में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ए में किसका स्वर है? ए तो भी स्वर है। ये किया ही को नहीं था उसको, क्यों? धन्यवाद हंसराज जी के लिए, धन्यवाद। ठीक है, ते में किसका स्वर? डी का। तो अति धन ईव से क्या बना? अतीव। अति धन ईव से क्या बना? अतीव। समस्या यहाँ नहीं होती है, समस्या होती है संधि विच्छेद में। समस्या किसमें होती है? ई की मात्रा छोटी आओगी, बड़ी आओगी। और 4 बातें अपन लिखेंगे, जीवन में कभी समस्या नहीं होगी। इधर देखना, ये ई और उ की मात्रा के लिए 4 बातें विशेष है। सबसे पहली बात विशेष, बात नंबर 1, यदि कोई उपसर्ग हो, यदि कोई क्या हो? अंत का स्वर हो, अंत का क्या हो जी? तो वो हमेशा ह्रस्व होता है। हमेशा क्या होता है जी? ह्रस्व होता है। उपसर्गों के अंत में आने वाला ए ई उ का स्वर जो होगा वो क्या होगा? ह्रस्व, मतलब आ नहीं होगा, ई नहीं होगा और उ नहीं होगा।
दूसरी बात नंबर 2, धन्यवाद, कि स्त्रीलिंग शब्द हो। कैसा शब्द हो जी? स्त्रीलिंग शब्द हो। स्त्रीलिंग शब्द का अंत का स्वर हो। अंत का क्या हो जी? तो वो हमेशा या प्राय है, दीर्घ होगा। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आने वाले ए की मात्रा नहीं होगी, आ की होगी, ई की नहीं होगी, ई की होगी, ऊ की नहीं होगी, ऊ की होगी। क्योंकि ऐसे मान लो नारी शक्ति बड़ी है, मान लो क्या है, हाँ है ही, मानने में से क्या क्या जाता है? मानना नहीं है, है क्या? है सर, आपकी माँ है ना सर, और किसी को मानो ना मानो, माँ तो है ना सर, ठीक है। और माँ एक ऐसा शब्द, एक ऐसा व्यक्तित्व है कि अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द नहीं है, शायद किसी के पास भी शब्द नहीं है। माँ वो है जो बचपन से लेके आज तक खुद गीले में सोती। बच्चा जब साथ में सोता है तो सुसु सुसु कर देता है, लेकिन खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाते हैं। और फिर बच्चा होके बड़ा होके क्या कहता है? माँ तन को ध्यान है, ते तो माथो ही कोनी, ते तो माथो काम ही कौन करे, मन ध्यान है। एक बात बताओ, जिन्होंने हमें जन्म दिया क्या उन्हें पता नहीं? अपनी हर बात का पता है, बस वो कहते हैं। अपन जब झूठ बोलते हैं उनको पता रहता। अपन कहीं गए और फिर अपन ने कहा कि कोचिंग गए हो, अपन ध्यान से कौन सी कोचिंग गए हो, बस वो कहते नहीं है सर, उनको पता है कि एक्स्ट्रा क्लास कहीं और भी लगी होगी, क्या पता, ठीक है, लेकिन सर वो कहते नहीं। आज अपन नहीं बता सकते, जिस दिन हम खुद माता पिता बनेंगे ना सर, उस दिन पता चलेगा कि एक पिता और एक माँ के हृदय में एक संतान का दुख कैसे बढ़ता है। आज अपन नहीं समझ सकते, चाहकर भी नहीं समझ सकते। तो पहली बात तो थी सर, वापस आ जाओ, उपसर्ग का अंत का स्वर हमेशा क्या होगा? ह्रस्व। स्त्रीलिंग शब्द का अंत का स्वर प्राय क्या होगा? दीर्घ। प्राय या हमेशा? प्राय। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द भी आएंगे जो स्त्रीलिंग है लेकिन ई या ऊ की मात्रा क्या होगी? छोटी। जैसे रात्रि, जैसे रात्रि, रात होती है, होता है, स्त्रीलिंग है लेकिन ई की मात्रा क्या है? छोटी। राशि, राशि होती है, होता है, होती है, स्त्रीलिंग है लेकिन ई की मात्रा क्या है? छोटी। जैसे अक्सी, आंख होती है, होता है, होती है लेकिन ई की मात्रा क्या है? छोटी। लेकिन लगभग शब्दों में प्राय है जो मात्रा होगी वो कौन सी होगी? दीर्घ। और बात नंबर 3, इत, इव, इंद्र, इच्छा, इन, इष्ट, और ये इष्ट महत्वपूर्ण है। लगभग पुस्तकों में इसे ई के दीर्घ के साथ दिखाया गया है, जो कि गलत है। गूगल बाबा भी करोगे तो ई की मात्रा लगभग जो साइड्स हैं, जो ग्लोब हैं, वो ई की मात्रा दीर्घ दिखाते हैं, जो कि क्या है? गलत है। इत, इव, इंद्र, इच्छा, इन, इष्ट, इंदु, इनमें ई की मात्रा क्या होगी जी? छोटी या बड़ी? छोटी। और अगली बात नंबर 4, ईश, ईश्वर, इच्छा, इच्छा। कई लोग क्षय को क्षय बोलते हैं, क्षय को क्या बोलते हैं? क्षय। ये क्षय नहीं है सर, क्षय। कई को बोलो थोड़ा, क्षय। और जैसे इस ये तो है तो क्या? क्षत्रिय। क्या है जी? क्षत्रिय। और इसे बोलते क्या है? क्षत्रिय। बहुत सारे लोग हैं। ईश, ईश्वर, इच्छा, इक्षक, इक्षण, इप्सा, इप्सित। इनमें ई की मात्रा जो होगी वो क्या होगी सर? बड़ी होगी। क्या होगी जी? बड़ी होगी। ये 4 बातें याद रखना, जीवन में कभी समस्या नहीं होगी। देखो दोबारा रिपीट करते हैं भाई, उपसर्गों के अंत का स्वर हमेशा क्या होगा? ह्रस्व। प्राय या हमेशा? हमेशा। क्या आंसर जी कोई आया है? नहीं, धन्यवाद। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत का स्वर प्राय क्या होगा? प्राय या हमेशा? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे भी आएंगे जो स्त्रीलिंग है लेकिन ई, ऊ, ए की मात्रा जो होगी वो ह्रस्व होगी। सॉरी, हाँ ह्रस्व ही तो होगी। इत, इव, इंद्र, इच्छा, इन, इष्ट, इंदु, इनमें की मात्रा क्या होगी? छोटी। ईश,
ईश्वर, इच्छा, इक्षर, इक्षण, इप्सा, इप्सित। इनमें एक की मात्रा क्या होगी? बड़ी। अब उदाहरण देखो, सिंपल सा उदाहरण, अधीन शब्द क्या है? बताओ, दीर्घ स्वर संधि हो सकती है क्या? कैसे पता चला? मात्रा से। पहचान किससे होगी? ये मात्रा बनी हुई है ना सर, यहाँ, तो संधि कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। बताओ संधि विच्छेद क्या हो? अधीन की मात्रा छोटी लिखूं बड़ी सर? छोटी। छोटी, क्यों? उपसर्ग है। क्या है जी? उपसर्ग। और अधिक उपसर्ग का अर्थ होता है सर श्रेष्ठ, ऊपर, प्रधान। श्रेष्ठ, ऊपर या प्रधान। ये कौन से उपसर्ग का अर्थ है जी? अधिक उपसर्ग का अर्थ है। और इनमें ई की मात्रा छोटी आएगी, बड़ी। छोटी इन होता है या इन होता है? छोटा ही मिलकर क्या बनाएंगे? तो अधिक इन से क्या बना? बताओ, ऐसे समस्या होगी जैसे शब्द आ जाए परीक्षा, शब्द क्या आ जाए? अब बताओ, दीर्घ स्वर संधि हो सकती है क्या? पहले तो ये हो सकती है, कैसे पता चला? मात्रा से। अब संधि विच्छेद के लिए दो शब्द लिख रहा हूं मैं। पहला शब्द है परिधन, इच्छा, ये। दूसरा शब्द है सर परिधन, इच्छा, ये। तीसरा शब्द है सर परिधन, इच्छा, ये। और चौथा शब्द है सर परिधन, इच्छा, ये। बताओ कौन सा साथ है? एक नंबर। क्यों सर? कारण बताइए, कारण बताइए। सही बता रहे सर, पहला क्यों सही है? परिउपसर्ग है। हाँ सुनिए, परिउपसर्ग है। परि क्या है सर? उपसर्ग। उपसर्ग। और परिउपसर्ग का अर्थ होता है सर चारों ओर। क्या होता है सर? चारों ओर। चारों ओर। और ये भी शब्द सर सार्थक है। इसका अर्थ है अप्सरा। पापावली, धन्यवाद। ये क्या है? अप्सरा। इस परि का अर्थ चारों ओर, इस परि का अर्थ अप्सरा। और इच्छा तत्सम है जांच का। इच्छा किसका तत्सम है? जांच का। अब नया शब्द आया तत्सम। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो के त्यों हिंदी में आ रहे हैं उनको क्या कहते हैं? तत्सम। तत्सम। संस्कृत के वे शब्द, तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। तद, धन, सम। तद का मतलब उस और सम का अर्थ है समान। उसके समान। किसके समान? उसके समान। संस्कृत के समान। उसके समान मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के वे शब्द जो के त्यों हिंदी में आते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्सम। तो इच्छा किसका तत्सम है? जांच का। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो के त्यों हिंदी में तत्सम। अब इधर देखिए सर, इधर देखिए, इच्छा का अर्थ हुआ जांच। तो ये बात भी गलत हो गई, ये बात भी क्या हो गई? गलत। चार में से कहां तक पहुंच गए? हमने चार स्थितियां क्यों लिखी है? क्योंकि इस एक स्थिति में भी कितनी स्थिति है? चार है। अब बताओ, उस अप्सरा की जांच परीक्षा है या चारों ओर की जांच परीक्षा है? चारों ओर की जांच। तो बताओ, पहली वाली बात सही है, दूसरी वाली? पहली वाली। और परिउपसर्ग का अर्थ क्या होता है? चारों। और चारों ओर अव्ययी है। चारों ओर क्या है? अव्ययी। तो समास पूछा जाएगा तो कौन सा? अव्ययी भाव। संधि पूछी जाएगी तो दीर्घ स्वर संधि। उपसर्ग पूछा जाएगा तो परि। परिउपसर्ग का अर्थ पूछा जाएगा तो चारों ओर। मूल शब्द पूछा जाएगा तो इच्छा। इच्छा किसका तत्सम है? जांच का। तत्सम किसे कहते हैं? वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों कहलाते हैं। बताओ कि खोज करना। चार याद रखोगे। कौन सी बात? उपसर्गों का अंत का स्वर हमेशा क्या होगा? ईश्वर। स्त्रीलिंग शब्दों का अंत का स्वर क्या होगा? प्रायः दीर्घ या हमेशा दीर्घ? प्रायः दीर्घ। और इंद्र, इच्छा, इष्ट, इंदु, इनमें की मात्रा ईश, ईश्वर, इच्छा, इक्षर, इच्छा, इप्सित, इनमें की मात्रा। एक शब्द लगभग बार पूछा गया है, अभिप्सा। शब्द क्या है जी? अभिप्सा। पहले तो देखिए, दीर्घ स्वर संधि हो सकती है क्या? अभिप्सा शब्द में दीर्घ स्वर संधि हो सकती है क्या? कैसे पता चला? मात्रा से। अब बताओ, संधि विच्छेद क्या हो? अभिधन, इप्सा। और अभिमेय की मात्रा छोटी लिखूं सर बड़ी? छोटी। हालांकि दोनों शब्द शुद्ध है। ये तो अभी उपसर्ग है, ये तो अभी क्या है? इसका अर्थ होता है पास या सामने। क्या अर्थ होता है जी? पास या सामने।
ये सर अभी कालवाचक अव्यय है। कौन सा अव्यय है? कालवाचक। जैसे मैं अभी अभी रोकर उठा हूं, मैं अभी अभी सोकर उठा हूं, मैं अभी अभी बाजार से आया हूं, तो अभी अभी सुंदर जी, सुंदर जी, सुंदर जी क्या कर रहे? लिख रहे? लिख लो, लिख लो। रुका भी नहीं? कौन रुका? रुका नहीं, वो आपके मित्र कह रहे हैं नहीं। तो ये अभी वाली बात यहां सही या गलत? सही होगी या गलत? ये गलत। अभी धन इप्सा, इप्सा में की मात्रा छोटी धन बड़ी, कौन सी है? और अभी धन इप्सा से क्या बना? अभिप्सा। आज क्या हुआ? अभिप्सक का पास या सामने, और पास और सामने भी क्या है? अव्यय। तो समास कौन सा? अभिप्सा में संधि कौन सी? अभिप्सा में उपसर्ग कौन सा? अभी उपसर्ग का अर्थ क्या? वो शब्द क्या? इप्सा। इप्सा। इधर देखो, जैसे आ जाए शब्द गिरिंद्र। अच्छा, एक बात बताई थी क्या कल आपको कि संधि से, उपसर्ग से या प्रत्यय से, संधि उपसर्ग या प्रत्यय से कोई ऐसा शब्द बन जाए जो देवताओं का नाम हो, पौराणिक पात्रों का नाम हो, तो समास बहुब्रीहि। समास कौन सा? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास। धन्यवाद। ये तो वो बात हो गई बीच में, जैसे मतलब चिड़ी उड़, बीच में तोता उड़, और बीच में भैंस को रख दी तो ले बोले चाँद को भी उड़। अब बताओ गिरिंद्र में यहां से शब्द टूटे तो संधि कौन सी? रवि जी बताइए कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। संधि विच्छेद क्या हो सर? गिरी में की मात्रा छोटी बड़ी? छोटी। किसका पर्याय सर? पर्वत का। किसका पर्याय है? पर्वत का। इंद्र में की मात्रा छोटी आती है सर, बड़ी? छोटी। इंद्र पर्याय दो अर्थों में, एक तो देवराज, एक तो कौन सर? देवराज। एक इंद्र मतलब राजा, एक इंद्र मतलब राजा। गिरि धन इंद्र से क्या बना? गिरिंद्र। गिरिंद्र किसका अर्थ देता है? हिमालय का। पर्वतों का राजा कौन? हिमालय। उत्तर में हिमालय भारी करता है रखवाली। पर्वतों का राजा कौन? हिमालय। तो गिरिंद्र किसके अर्थ में बहुब्रीहि है? हिमालय के अर्थ में बहुब्रीहि समास है। गिरिंद्र में संधि कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। गिरि किसका पर्याय? पर्वत का। इधर देखो, जैसे आ जाए फणींद्र, शब्द क्या आ जाए? फणींद्र। पहले देखो दीर्घ स्वर संधि हो सकती है क्या? हो सकती है। संधि विच्छेद क्या हो? फणी धन इंद्र। फणी में की मात्रा छोटी बड़ी? बड़ी। फणी पर्याय है सर्प का। फणी किसका पर्याय है? सर्प का। यू नो फण, कल परसों ही बताया था विदेशी व्यंजन में। फन और फन, मजा। फन तो मजा। अरे भैया कला। थोड़े पढ़ रहे हैं। कला। कला। हाँ, फन। धन्यवाद। फन। जगजीत सिंह एक अच्छे फनकार थे। ठीक है, वो फन मजा भी है, लेकिन वो है अंग्रेजी में। जागो ग्राहक जागो। और इंद्र मतलब राजा। सर्पों का राजा कौन? शेषनाग। कौन जी? शेषनाग। तो फणींद्र किसका पर्याय है? शेषनाग का। और देखो अब ये बात याद हो गई, आपने लिख भी ली, हटा दो। धन्यवाद। अब देखो और उदाहरण, जैसे महेंद्र, महेंद्र नहीं लिख रहे सर, शब्द क्या है? महेंद्र। बताइए कौन सी संधि? कैसे पता चला? मात्रा से। अब दो विकल्प देखिए सर। पहला विकल्प है मही धन इंद्र। क्षमा करें, क्षमा करें सर, मही। अब बताओ पहला शुद्ध हो, दूसरा मही पर्याय है पृथ्वी का। मही किसका पर्याय है? पृथ्वी का। अब बताओ पृथ्वी घूमती है, घूमता है? घूमती है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग, केवल किसको छोड़कर? पृथ्वी को। पृथ्वी नहीं, पृथ्वी। ये री की मात्रा है सर। तो पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी। और मही धन इंद्र से क्या बना? महेंद्र। इंद्र मतलब राजा, मही मतलब पृथ्वी। पृथ्वी का राजा कौन? राजा महेंद्र। जैसे शचीश, बताओ क्या दीर्घ स्वर संधि हो सकती है? संधि विच्छेद क्या हो? संधि विच्छेद क्या हो? शची धन ईश। शची में की मात्रा छोटी बड़ी? छोटी बड़ी? बड़ी। बड़ी छोटी? बड़ी, क्योंकि शची पर्याय है इंद्राणी का।
इंद्र की शची पत्नी किसका पर्याय है? इंद्राणी। और अपन बात कर चुके हैं क्या? हाँ, ले लो पेन, चल बाजो, पूरा आ जाओ। नाथ जी महाराज एक दिन रखेंगे पेन खाओ प्रतियोगिता, हाँ, और उसी के आसपास एक और रखेंगे नाखून खाओ प्रतियोगिता। तब तक बढ़ा के रखो, तब तक बढ़ा के रखो। अब बताओ शची इसका पर्याय है? ईश मतलब कल परसों ही लिखा था आपने, पति। नहीं लिखा? देखो ईश किसका अर्थ देता है? ईश मतलब पति, वल्लभ, सॉरी, पति, वल्लभ, कांत। देव, नाथ, कांत, कांत, मालिक, मानो चाहे ना मानो, ये सब वो उसी के पर्याय जिसे क्या कहते हैं? पति। आजकल नहीं मानते, पहले मानते थे मेरे देवता को कुछ ना कहो, मेरा पति मेरा देवता है, पहले मानते थे। अब साहब नैतिक मूल्य बदले हैं, संस्कार बदले हैं, परंपराएं बदली हैं और नारी शक्ति भी बदल गई है। और वो ये कहती है तद बदलूंगी भरतार इस चंडीगढ़ मेले में। बताओ कहती है क्या? हाँ, तो मत कहा कर। मालिक, स्वामी, कांत, ये किसके अर्थ हैं भाई? ईश के। तो शची के पति कौन? शचीश। शचीश किसका पर्याय रहा? इंद्र का। और शची किसका पर्याय? ईश मतलब पति, वल्लभ, देव, नाथ, मालिक, स्वामी, कांत। बताओ क्लियर? और उदाहरण है तो ये स्थितियां हटा दो, पहले ये